तो बच्चों रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी रह गए थे जिनको ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उस थ्योरी को आगे चल के बोहर जी ने भी एक्सप्लेन किया और काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया उसको सही से। बट रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल में दो मेन ड्रॉबैक थे। पहला था रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम और दूसरा था रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। ये दो चीजें थी जो रदरफोर्ड जी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो चलिए बच्चों पहले हम बात करते हैं कि रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाए। एक्चुअली में रदरफोर्ड जी ने क्या बताया था कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज और उसका टोटल लगभग मास, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़कर, वो न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के मास को छोड़कर बाकी सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो वो सब कहां होता है, न्यूक्लियस पे इकट्ठा होता है टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। और उन्होंने बताया था एंड दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स सेंट्रिपिटल फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, उससे इसको एक सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता है। कुल मिलाके इनकी थ्योरी के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ घूमने के लिए हमेशा एक सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा। सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। इसका मतलब अंदर की तरफ उसको एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। और इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। बट हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये कहती है कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एनर्जी, ये ऑलवेज रेडिएट्स द एनर्जी। जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो हमेशा एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम उस थ्योरी से देखें तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड मोशन हमेशा कर रहा है तो ये हमेशा एक एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा। भाई जब इसकी एनर्जी लगातार कम होती रहेगी तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स तो वही है, तो धीरे धीरे ये पास होता जाएगा तो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। भाई काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। जब इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी तो सेंट्रिपिटल फोर्स कम चाहिए, लेकिन ये तो अपना उतना ही फोर्स लगाएगा। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो क्या होगा, वो धीरे धीरे घूमता हुआ ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों को गिरने में केवल 10⁻⁸ सेकंड लगेगा। 10⁻⁸ सेकंड में क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ओहो, इसका मतलब क्या हो गया, जब सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गए तो न्यूक्लियस एटम खत्म हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिक्स हो गया, बेकार हो गया एटम। एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो गई, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हम लोग भी तो एटम से बने हैं, ये बोर्ड सब कुछ सब एटम से ही तो बना है, कहीं कुछ खत्म हो रहा है ऐसे अपने आप नहीं। इसका मतलब इन्होंने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं और उन पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ और चीज छूट रही है जो ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पहला तो इन्होंने स्टेबिलिटी को सही से नहीं बताया। दूसरा बच्चों रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, होता क्या है कि जब किसी एटम से देखें, एटम्स में जैसे इन्होंने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, तो इन्होंने बच्चों ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं। मतलब इनके हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन यहां भी रिवॉल्व कर सकता था चारों तरफ, या फिर यहां भी रिवॉल्व कर सकता था, या इसके बीच में जितनी भी हजारों रेडियस बन सकती ना, सब छोटी छोटी, उनमें हर जगह कर सकता था। यहां भी रिवॉल्व कर सकता था, इसके बिल्कुल पास में भी रिवॉल्व कर सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां हर जगह रिवॉल्व कर सकता था, और हर जगह रिवॉल्व करते समय क्या होगा, वो अलग अलग एनर्जी को रिलीज करेगा। जैसे वो यहां से यहां आएगा तो कुछ और एनर्जी रिलीज करेगा, यहां से आएगा कुछ और, यहां से, और इनके हिसाब से तो हर जगह कर सकता था, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल होती एनर्जी की। इसका मतलब यह हुआ कि भाई रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे किसी अगर एटम से निकलने वाली एनर्जी का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया जाए
तो सारी पॉसिबल वेवलेंथ होनी चाहिए। सारी पॉसिबल वेवलेंथ का मतलब किसी एटम से अगर 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही है तो 6000.5 भी होनी चाहिए, उससे 6000.8 भी होनी चाहिए, या इस तरह से जितनी भी वेवलेंथ पॉसिबल है 0 से लेकर और 6000 10,000 मतलब जो भी है सब होनी चाहिए, सब कॉन्टिन्यूअस सारी वेवलेंथ मिलनी चाहिए। बट रियलिटी में क्या देखा गया कि किसी भी एटम से जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, जो उसका स्पेक्ट्रम हमको मिलता है वो बहुत फिक्स होती है। फिक्स होने का मतलब पता चला उससे 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही है किसी से, तो उसके बाद वो सीधा 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही होगी। फिर हो सकता है उसके बाद सीधा जो है 3500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही हो। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि 3500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही हो। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ फिक्स वेवलेंथ ही निकलती, ये निकलेगी फिर ये निकलेगी फिर ये निकलेगी, इनके बीच वाली कोई नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, कि कुछ ही वेवलेंथ मिले, देखिए सारी नहीं। तो हर एटम में लाइन स्पेक्ट्रम पॉसिबल होता है इमिशन में, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन में। लेकिन भाई अगर इनका मॉडल सही होता रदरफोर्ड जी का तो हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना था, सारी वेवलेंथ मिलनी चाहिए थी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मतलब लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है किसी एटम में, ये चीज रदरफोर्ड जी प्रूव नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों इस क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया है। फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोहर्स मॉडल शुरू करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।